हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ। तो ये है आप लोगों का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1, जो आपको 5 सेट कराया जाएगा। तो ये उसका पहला सेट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहला सेट पे चलते हैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम 100 यही 5 सेट में से आप लोगों का पॉलिटिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, यही 5 जो सेट कराएंगे, इसी 5 सेट्स में से आप लोगों के पूरे के पूरे क्वेश्चंस लड़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ आंख बंद करके ये जो 5 सेट है ये लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है ये कौन सा है। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो किस समिति की अनुशंसा पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। सन आप लोगों को बता दिया कि सन आप लोगों को 1957 है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का जो जब लागू हुआ था उसका सन है 1957, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता नहीं है, तो आखिर भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता जो नागरिकता की है वो एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप ठीक है, आप लोग प्लस पॉइंट आप लोग देखते चलिए, ठीक है। अब आगे बात करें कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार। ऐसे कैसे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें से एक जो है 7वां संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, जो भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन से भाग के अंतर्गत आता है? 15 भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 15वें भाग के अंतर्गत। और 15वें भाग के अंतर्गत 324 से लेकर 29 तक, यानी कि 329 तक आप लोगों का जो है निर्वाचन व्यवस्था दी गई है। अगला है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो ये रखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो राजा हरि सिंह ने किए थे, ठीक है। राजा हरि सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त है। तो ये है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो भारत हो जाएगा। संविधान के ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो हिंदी भाषा को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यूनिसेफ नई दिल्ली ये सम्मिलित नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, IAEA का मुख्यालय वियना और ILO का मुख्यालय जिनेवा और यूनिसेफ का मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय आखिर है कहाँ, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो राधा कृष्णन थे, ठीक है, राधा कृष्णन। सो फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली ना है, ठीक है। तो नई दिल्ली नहीं है तो कौन सा है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो राधा कृष्णन थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1952 में हुई थी। योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो नीति आयोग, ठीक है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ताशकंद समझौता 1966 में इन्होंने हस्ताक्षर किए। और इसी ताशकंद से लौटते समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 में हुआ था। अब देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में निधन तो हो गया, लेकिन इनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज
कब मिला? तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया 1966 में ही। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोग याद रखिए कि 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि इन्होंने ताशकंद समझौता किया था। दूसरा पॉइंट कि इनकी मृत्यु 1966 में ही हुई थी। और तीसरा पॉइंट कि 1966 में ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे है कि सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? तो कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का संबंध था। आगे बात करें कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है किसने बनाई थी? तो सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? तो मोरारजी देसाई को मिला था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लें। हमारे जो क्वेश्चंस हम जो बोल रहे हैं उसे आप लोग सुनकर याद रखें। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो बिहार राज्य में सक्रिय है। किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला है कि फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो भारत बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा में है। तनाव और सौतील्य का दौर कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहर अब्दुल नासिर थे। ठीक है, अब्दुल नासिर। वार्सा संधि को सबसे पहले किसने छोड़ा था? तो अल्बानिया ने छोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है? तो अमेरिका का। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो जापान का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात कर ले कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान में। अगला है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी का शिकार रहा है? तो नेपाल का। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 में। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। अगला है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो अमेरिका ने बनाया था। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो मलेशिया को रखा गया है। भारत ने पूरब की ओर चलो या देखो की नीति किस वर्ष अपनाई थी? तो 1991 से अपनाई थी। अगला है कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई है? तो PV नरसिंह राव के काल में हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया है? तो शांति स्थापना को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई है? तो डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई है। अगला प्रश्न की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो महाराष्ट्र में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 1991 में शुरू की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र और राज्यों दोनों का। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो केंद्र को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास में। किस राज्य को हाल में विभक्त करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? तो राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, ये तीनों ही यानी कि इनमें से सभी जो है अड़चनें रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो आप लोगों का आज का सेशन जो है सेट 1 वो होता है समाप्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न देख लें। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों का 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल 30 नंबर आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाता है। तो आप लोग अगर यहाँ से देख लेते हैं तो आप लोग का 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पहले सेट में से लड़ जाएगा। ऐसे करते करते 5 सेट्स में से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, आप लोगों का मैं कह रही हूँ कि जो 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, उस 5 सेट्स में से आप लोगों का 100 to 100 क्वेश्चन आप लोग का लड़ेगा। ठीक है, 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों का मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बस इसे नोट्स करते चलिए। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि क्या है। तो यानी कि इससे विश्व के कई देशों के तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के फैलाव के कारण होता है। इससे जो है समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा होता है, जिससे विश्व के कई समुद्र स्तरीय नगर डूब सकते हैं। इस समस्या का हल विश्व के सभी देशों को करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ विश्वव्यापी ताप वृद्धि। अब आगे बात करें साफ्टा। तो साफ्टा क्या है? तो दक्षेश के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षेश एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश इससे सहमत हो जाएं, तो शांति और सहयोग की एक नई धारा शुरू हो सकती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुछ गांव में जंगलों की कटाई के विरोध में किस प्रकार एक प्रसिद्ध आंदोलन का रूप ग्रहण किया गया है। तो 1973 ईस्वी में पेड़ों को बचाने के लिए सामूहिक कार्यवाही ने एक असाधारण घटना ने वर्तमान उत्तराखंड राज्य के स्त्री पुरुषों की एकजुटता ने वनों की व्यावसायिक कटाई का घोर विरोध किया। इस विरोध का मूल कारण था कि सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी और गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाए। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। अब आगे बात करें कि अगला प्रश्न कि महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। इसके अधीन कौन कौन से उपायों को सम्मिलित किया जिनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। तो महिलाओं के अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 ईस्वी में संसद ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाया, जो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत कानून की समीक्षा, अत्याचारों की विशिष्ट व्यक्तिगत शिकायतों में हस्तक्षेप और जहां कहीं भी उपयुक्त और संभव हो महिलाओं के हितों की रक्षा के उपाय सम्मिलित हैं। अब आगे बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो आइए देखते हैं उनकी चुनौतियों के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा, परंतु इस छोटे काल में उन्होंने कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ी, जिसमें प्रमुख है, पहला है सिंडिकेट का प्रभाव, दूसरा 1962 में हुई चीन युद्ध का प्रभाव, तीसरा भारत पाक युद्ध 1965 और चौथा है कि अनेक प्राकृतिक विपदाएं। तो ये हुआ उनकी कार्यकाल की चुनौतियां। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्या वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में अंतर आया है। तो वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य के स्वरूप पर बुरा असर पड़ा है। अब यह अवधारणा पुरानी पड़ गई है और इसका स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। ठीक है, इसके कार्य समिति हो गए हैं। यह कानून और व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा का कार्य करता है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रीयता अथवा क्षेत्रवाद का क्या तात्पर्य है। तो क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उनमें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से क्षेत्र देश का वह भूभाग होता है जिसमें रहने वाले लोगों के समान उद्देश्य व आकांक्षाएं होती हैं। इस प्रकार जब किसी भौगोलिक दृष्टि से इस पृथक भूखंड में रहने वाले मानव समूह में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आदि दृष्टि से उसी प्रकार के अन्य भूखंड से पृथकता उत्पन्न हो जाती है तथा स्वयं की एकरूपता व समानता का विकास हो जाता है, तब उस मानव समूह में अपने क्षेत्रों के हितों के प्रति पैदा हुई जागरूकता को क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ क्षेत्रीयता अथवा क्षेत्रवाद। आगे बात करें कि आनंदपुर शाही प्रस्ताव का सिखों एवं देश पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव का सिख
सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 ईस्वी में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल से ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। अब देखिए यहाँ पे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है इस पर देश पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। अब आगे बात करें कि सोवियत संघ के विघटन के सकारात्मक परिणाम बताएं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शायद आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, लड़ भी सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दो महाशक्तियों के उदय से ही शीत युद्ध का जन्म हुआ था। आगे बात करें कि इसके विघटन से हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और परमाणु जो है हथियार संचय की प्रकृति कम हो गई। इसके कारण विश्व में शांति की संभावना बढ़ती गई। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है। तो भारत व चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई 42-24 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1156 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें थी। तो 29 दिसंबर 1953 को सैयद अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के संबंध अपना प्रतिवेदन देना था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया कि देश में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण उस भाग में आम नागरिकों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही 1956 में संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये क्या है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करते हुए बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने तथा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहयोग करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सूत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख सूत्र कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व सहयोग में विश्व के सभी देशों के साथ रहना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि निश्चित अवधि के भीतर निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा करना, लेकिन रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण के उद्देश्य से की गई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है और प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से होता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक न्याय क्या है। तो आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी प्रकार के वर्गों से है जो समाज में बराबरी तथा समानता से हैं। किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति न हो, कोई भूख से न मरे, सारा समाज आर्थिक बराबरी का हो, इसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। ठीक है, तो भारत में विविधता में एकता है, इसका अर्थ स्पष्ट करने तो यहाँ पे दिया गया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों की दृष्टि से अगर आप लोग चाहें तो इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये जरूर लड़ भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है देखते रहें और लास्ट तक देखें। ठीक है, हर एक प्रश्न को डिटेल में समझें और हो सके तो नोट्स करते चलें। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये प्रश्न जो है एक तो नोट्स भी बन जाएगा, ऊपर से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत विविधताओं का देश है। कारण यह है कि यहाँ जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। यह अलग प्रांतों में अलग अलग जाति, संप्रदायों तथा धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी इस विविधताओं के रहते हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। इसलिए विविधता में एकता की भावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है। हमारी यही पहचान है, भारत की यही तो खास बात है कि विविधता में एकता, सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सत्कार और सभी धर्मों का समावेश भारत में ही देखने को मिलता है। अब आगे बात करें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक न्याय क्या है। तो राजनीतिक न्याय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज के समान रूप से कराया जा सके। इस कारण लोकतंत्र राजनीतिक न्याय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। दक्षिण भारत की ये महिलाएं अपने आसपास में मंदिरों आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में प्रायः प्रतिदिन तेलुगु पृष्ठ में ऐसे आंदोलन संबंधित समाचार छपते रहे और लगभग सभी गांवों की महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। महिलाओं का यह आंदोलन शराब माफिया और सरकार दोनों के विरुद्ध संचालित था। दक्षिण की महिलाओं का यह आंदोलन इतना जबरदस्त था कि इसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से पुकारा गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा छोड़ने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली 66 यानी कि 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। वस्तुतः अमेरिकी सैन्य अभियान का ही हिस्सा था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारे का व्यापक असर 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया गया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को चुनने में भारी विजय दिलवाई। इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया। अब देखिए ISI क्या है। तो आप लोग का ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ISI पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर देखें। 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इस एजेंसी के द्वारा पाकिस्तान भारत की गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करता है। अब आगे बात करें कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अब विश्व में 2 ही महाशक्तियां बची थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच 1945 में 45 से 90 तक शीत युद्ध चला। देखिए सोचिए 45 साल तक चला था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब अमेरिका का विरोध करने वाला, ठीक है, अब अमेरिका का विरोध करने वाला कोई नहीं था। अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अब विश्व में एक ध्रुवीयता कायम हो गई और UNO तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमेरिका की इशारों पर चलने लगी। अगला है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है या नया दल बना लेता है अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है या अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही वह बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है, तो यह दल बदल कहलाता है। अब देखिए लास्ट और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार इस राज्य का अपना एक अलग संविधान है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर कुछ संशोधित रूप में ही लागू होते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का प्रश्न, आप लोगों का पॉलिटिकल का सेट 1 मॉडल पेपर का जो सेट 1 है वो आप लोग का आज कवर हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ सेट 2 के लिए आप लोग सेकंड वीडियो आएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स टू ऑल।